शासन किए। इसका संस्थापक था चष्टन। 7 वाहनों से इसने उज्जैनी को जीता। इन शासकों में दो शासक शासन करते थे, ज्येष्ठ शासक और कनिष्ठ शासक। चष्टन के बाद इनका बेटा आया जयदामन। जयदामन के बाद आया रुद्रदामन प्रथम। अंधों के अभिलेख में जयदामन और रुद्रदामन दोनों को शह शासक बताया गया है। रुद्रदामन प्रथम का नाम तो हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? जूनागढ़ अभिलेख। तो ये रही आज की क्लास। बाकी थोड़ा सा बचा है, हम कल कर लेंगे और कल हम सातवाहन शुरू करेंगे। आशा है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। और ये फाइनल लीडर बोर्ड है। जयंती फर्स्ट, सुहानी थर्ड, चंचल सुहानी सेकंड, चंचल थर्ड, शानवी, काजल, नेहा, हर्षित, फूलचंद, मोहित, खुशबू। तो बड़ा ही जटिल था ये, इतने सारे राजवंशों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में बताना। इट वॉज नॉट ए इजी टास्क, क्योंकि बताते बताते टीचर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है जब एक एक राजवंश की इतनी शाखाएं हों, इतने नाम। तो सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। और क्लास रेगुलर करिए, 2-2 दिन कूद कूद के मत करिए, ये मेरी आपसे गुजारिश। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपकी तरफ, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करना है। हाँ सुहानी, अब नहीं होगा। मैं पिछले 1.5 घंटों से निरंतर बोल रहा हूँ, मेरा गला दर्द कर रहा है, फिर भी बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं ये सारा कुछ मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको पढ़ सकता हूँ, ये लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगा आपके लिए। जिस समय यूथोडोमस वंशी इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस भारत के विजय में संलग्न था, उसी समय यूक्रेटाइडिस नामक व्यक्ति ने, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सारा कुछ मैंने पीपीटी टाइप किया है, इसके बावजूद मैं आपको मैप बना बना के क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपके समझ में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह ना रहे। इसके बाद आप क्लास ही नहीं होगे। फर्स्ट पेपर 6 बजे हो रहा है, डेली हो रहा है। चलिए बाय बाय। आज हमें पढ़ना है सातवाहन डायनेस्टी। ये उस समय का मानचित्र है। मगध में कणवंश, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। शुंगों के अमात्य हैं वसुदेव। इसने रानी का वेश बनाया और अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या कर दी। रानी के वेश, ऐसी जानकारी मिलती है हर्ष चरित्र में। विष्णु पुराण में भी ऐसा लिखा हुआ है कि विष्णु शुंग राजा देवभूत की उसी का आमद तो कर्ण वासुदेव मारकर पृथ्वी का स्वयं भोग करेगा। तो ये वासुदेव द्वारा स्थापित वंश कहलाया जाता है कण्वायन। इसको कण्व भी कहते हैं, ब्राह्मण राजवंश था।
45 साल इन्होंने 4 शासकों ने मिलकर के शासन किया इस वंश के। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। सुशर्मा अंतिम शासक है। वायु पुराण में ऐसा विवरण मिलता है कि सुशर्मा को सिमुक ने मार डाला। मगध में इनके बाद मित्र राजवंश का उदय हुआ। तो ये इनके बारे में कुछ खास है नहीं। तो आज का जो विषय है वो है सातवाहन। सातवाहन साम्राज्य। मौर्य पतित हो गए तो सातवाहनों ने इस इलाके में जो शेडेड रीजन है अपना अधिकार कर लिया। ये कुछ कुछ नामधारी सिक्कों का उल्लेख मिला है वीरापुरम और ब्रह्मपत्री से। सातवाहन मौर्यों के अधीन प्रशासनिक पदों पर रहे थे। सातवाहन को कहा गया है आंध्र, भृत्य, यानी आंध्र प्रदेश के रहने वाले। इनका एक और नाम मिलता है शालिवाहन वंशी। हालांकि ऐत्रेय ब्राह्मण में इनको कहा गया है अनार्य। महाभारत में भी इनको मलेच्छ कहा जाता है। मनुस्मृति में इनको वर्णशंकर कहा गया है। पुराणों में सातवाहनों को कहा गया है नीचे कुल का नीच, इसलिए इनका नाम मिलता है वृषभ। कुछ लोग कहते हैं, जैसे भंडारकर कहते हैं क्षत्रिय थे, हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं ब्राह्मण थे। दक्षिण में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा की स्थापना सातवाहनों ने की। इनकी मुद्राओं के आधार पर इनका संबंध महाराष्ट्र से मूल रूप से जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में महाराष्ट्र में एक जगह है निभाषा। निभाषा से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक शब्द लिखा है सातवाहन। और इस वंश का जो संस्थापक था शिमुक, इससे इसकी पहचान होती है, क्योंकि नाना घाट से नागनिका का अभिलेख, और सातवाहनों ने भी प्रारंभ में देवकुल बनाए थे। देवकुल यानी जहां पे राजा को देवता की तरह पूजा किया जाता था। तो नाना घाट से इनके देवकुल भी मिले। इनकी भाषा है प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। तो महाराष्ट्री प्राकृत में ही इसके सारे अभिलेख मिले। इनकी राजधानी है प्रतिष्ठान, पैठन। प्लिनी कहता है कि इनके क्षेत्रों में बहुत सारे गांव थे और ऐसे ऐसे नगर थे जिनके 30 प्राचीर हुआ करते थे। हाँ, निभाषा अलग है, निवासा अलग है, दोनों अलग है। तो इनका संस्थापक है शिमुक। और सातवाहन वंश की स्थापना का उल्लेख नानाघाट अभिलेख में ही मिलता है।
कोटलिंगल एक जगह है, यहां से शिमुख की 14 की मुद्राएं मिली। हालांकि ये ब्राह्मण नहीं था, इसने जैन और बौद्ध मंदिरों का भी निर्माण कराया, और ऐसा प्रमाण मिलता है कि अपने शासन के अंतिम चरण में ये हो गया था दुराचारी, और इसको लोगों ने मार डाला। मत्स्य पुराण में सातवाहन शासकों की संख्या मिलती है। सातवाहन शासकों की संख्या मिलती है 30, और इन्होंने लगभग 460 वर्षों तक शासन किया। ये सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले वंश। शिमुख के बाद इसका छोटा भाई आता है कृष्ण, जिसको कान्हा भी कहा गया है। क्योंकि शिमुख का बेटा था सातकर्णी, ये छोटा था, तो इसका छोटा भाई कान्हा शासक बना। नासिक गुफालेख में इसका उल्लेख मिलता है। कान्हा के बारे में यह भी उल्लेख मिलता है कि नासिक में इसने गुफाएं बनवाई थी, और गुफा निर्माण के लिए एक नया पद सृजित किया था गुफा निर्माता के लिए, श्रवण महामात्र। इस तरह से तीसरा शासक हुआ है सातकर्णी प्रथम। इसको इस वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक कहा जाता है। इसी की पत्नी है नागनिका। नीलकंठ शास्त्री इसी को सातकर्णी द्वितीय भी कहते हैं। तो नागनिका का प्रसिद्ध अभिलेख नानाघाट महाराष्ट्र के पूना में। सातकर्णी प्रथम मर गया था, उसकी स्मृति में इसने अंकित करवाया। जब अंकित करवाया उस समय गद्दी पर था वेदश्री। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। और नानाघाट अभिलेख में 8 लोगों के चित्र अंकित हैं। ये सातवाहन वंश से संबंधित ही थे। सिमुख, नागनिका, सातकर्णी प्रथम, हकुश्री, भायला, और बाकी 3 सातवाहन के राजकुमार। इसके पास ही एक और चित्र मंदिर बनाया है नागनिका ने, जिसमें उल्लेख करती है उसके पैतृक घराने गोरख। और इसी में नागनिका वर्णन करती है कि उसने 18 यज्ञों का आयोजन किया। इन 18 यज्ञों में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ सातकर्णी प्रथम ने आयोजित किया था। सातकर्णी प्रथम को बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं, वीर, शूर, अप्रतिहत चक्र, दक्षिणापथपति,
दक्षिणापथ को इसलिए कहा गया, इसने गोदावरी घाटी को जीत लिया था। नालाघाट अभिलेख का सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष ये है कि वो भूमिदान का उल्लेख करने वाला दुनिया का पहला अभिलेख। ये क्या भेज रही हो? अच्छा, वंश वृक्ष भेज रही हो? तुम हो कौन, पहले बताओ। तुम्हारे नाम से एक प्रतापी महिला भी ज्वाइन करती है, जिसके नाम से कोई अभिलेख नहीं है अभी तक। रासुई नहीं तो अश्वमेध यज्ञ वो जरूर करेगी। देखो मिस्टर प्रशांत, एक बात सुन लो, ये जो वंश है ना, उसे किताबों में अच्छे लगते हैं। हकीकत में अपने वंश की फिक्र करनी चाहिए। ज्यादा इसमें मत पढ़ो, एग्जाम में जितना आएगा उतना ही। क्या करोगे जान के? 9 वर्ष शासन किया, 14 किया, 12 किया, 10 किया। पुलिंदक 3 वर्ष में चला गया, औद्रक 2 वर्ष में चला गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुद्दा ये है, महाराष्ट्र में एक जगह है जुन्नार। जुन्नार से एक चांदी की मुद्रा मिली है। इस पर सातकर्णी प्रथम और नागनिका दोनों का नाम मिलता है। इससे ये पता चलता है कि दोनों साथ साथ शासन करते थे। और इससे भी पता चलता है कि नागनिका प्राचीन भारत की पहली महिला थी जिसने अपनी मुद्राएं जारी की। इसके पहले किसने नहीं की। आप सवाल कम करती हैं, बवाल ज्यादा करती हैं, इसलिए मैं देख करके भी कभी कभी नहीं देखता हूँ। सातकर्णी नाम है फिलहाल, लेकिन जैसे मोहनदास करमचंद गांधी अपने पिता का नाम अपने साथ लगा लेते थे, इसी तरह से सातकर्णियों ने भी अपने पिता परदादा का नाम अपने साथ लगाया है। कुछ लोगों ने माताओं का नाम लगाया है। सातकर्णी प्रथम ने मालवा, नर्मदा घाटी और विदर्भ इन पर शासन किया, क्योंकि पश्चिमी मालवा से मालवा शैली की गोल मुद्राएं मिली हैं जिन पर श्री 7 अंकित। श्री 7 का मतलब होता है सातकर्णी। हाँ, वहां पे सत्तात्मक था, अभी आगे उसकी हम बात करेंगे, पहले तो इनिशियल बात कर रहे हैं ना। तो ये जो मालवा पर इन्होंने शासन किया, इसको इन्होंने शुंगों से छीना था। पूर्वी मालवा में सांची का स्तूप भी है। सांची के स्तूप के साउथर्न तोरण द्वार के अभिलेख में सातकर्णी प्रथम का नाम लिखा हुआ है। और इस लेख को कारीगरों के प्रधान ने खुदवाया था, उसका नाम था वशिष्ठ पुत्र आनंद।
कलिंग राजा था खारवेल, ये इन्हीं का समकालीन था, सातकड़ी प्रथम का। तो हाथीगुम्फा अभिलेख में लिखा है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में खारवेल ने अपने शासन के दूसरे वर्ष सातकड़ी की बिना परवाह किए अपनी सेनाएं पश्चिम में भेज दी। आसिक नगर में इनकी सेनाओं ने आतंक मचा दिया। सातकड़ी ने विरोध भी किया, लड़ाई भी हुई, लेकिन पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी ने सातकड़ी प्रथम का उल्लेख किया है एरिडस सारागानुस के नाम से। इससे पता चलता है कि शोपारा, कल्याण, ये बंदरगाह सातकड़ी के अंतर्गत थे और अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। ये यही था, कई प्रकार के इसके स्रोत हैं पता चलने के, जिनमें इनके नामों की समानता मिलती है और जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जो पता है वो ये है कि सातकड़ी प्रथम ने ही इस गोदावरी घाटी का एकीकरण किया था, पैठन को अपनी राजधानी बनाया। सातकड़ी फर्स्ट के बाद सातवाहनों की शक्ति कमजोर हो गई। नागनिका भी जवान थी, उनके दो छोटे छोटे बेटे थे, वेद श्री, शक्तिश्री, और उसकी संरक्षिका बन के काम करना पड़ा। सातकड़ी फर्स्ट के बाद का जो युग है वो अंधकार युग कहा जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे, लगभग 10 से लेकर के 19 शासकों की सूची मिलती है। अपीलक, कुंतल, हाल, खासकर कुंतल सातकड़ी का उल्लेख मिलता है वात्स्यायन के कामसूत्र में। राजशेखर की काव्य मीमांसा भी मिलता है। इसमें राजशेखर लिखता है कि कुंतल सातकड़ी ने आदेश दिया था कि उनके हरम की जो औरतें, अंतःपुर की जो औरतें हैं, सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज बोलेंगी और कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगी। इसी तरह से अपीलक एक राजा हुआ है, उसकी एक तांबे की मुद्रा केवल मध्य प्रदेश से ही मिली। 17वां शासक है हाल। ये बहुत बड़ा कवि था, इसने किताब लिखी है गाथा सप्तशती। इसमें 700 कविताएं हैं, वो भी प्राकृत भाषा में। जिस शैली में लिखे हैं इसको कहा जाता है मुक्तक। हाँ जी आदित्य करो। तो ये गाथा सप्तशती शिव की स्तुति से शुरू होता है, ये इसकी विशेषता है। गौरी के मंदिर, अग्निदेव, वरुणदेव, प्रेम गाथाएं। हाल खुद भी कवि था और दूसरों कवियों को भी आश्रय देता था। हाल की एक उपमा मिलती है कवि वत्सल। और इसी के शासनकाल में गुणाढ़ रहते थे। गुणाढ़ ने कौन सी किताब लिखी है? और सर्ववर्मन, सर्ववर्मन ने क्या लिखा है? हाल की रानी का नाम था मलयवती। ये भी संस्कृत के विद्वान थे। हाँ श्रीलंका से थी ये। सातवाहन और शकों में एक लंबा संघर्ष मिलता है।
क्योंकि सातकड़ी प्रथम के उत्तराधिकारी निर्बल थे और इन दोनों के संघर्ष में था भड़ौच, बंदरगाह, भृगुकक्ष, बैरी गाजा भी कहते हैं, और सुतारा जिसको कल्याण भी कहते हैं। इन बंदरगाहों पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों से लड़ाई करते थे। टालमी पूर्वी मालवा में एक एरिया का जिक्र करता है जिसका नाम था कोसा। कोसा प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ हीरे की खानें थी। तो मालवा को भी कब्जा करने के लिए शक सातवाहनों में संघर्ष हुआ। पश्चिमी भारत में कल ही हमने बताया था कि मालवा में कौन से वंश के शाखा की स्थापना हुई थी? शकों की कौन सी शाखा थी? क्षहरात। क्षहरात का मतलब होता है शहर। शहर को ईरानी भाषा में कहते हैं शहर। राधय। राधय मतलब होता है रक्षक। तो शहर का रक्षक है शहरात या राज्य का रक्षक। और शहरात वंश का संस्थापक कौन था? भूमक। इसकी मुद्राएं काठियावाड़, गुजरात और मालवा से मिले। और भूमक का बेटा कौन था? नहपान। नहपान का शाब्दिक अर्थ होता है प्रजा का रक्षक। तो नहपान से विशेष रूप से सातवाहनों से संघर्ष हुआ और इसने महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़, मालवा पर अधिकार कर लिया क्योंकि इसके प्राचीन अभिलेख मिले हैं नासिक से। नासिक का प्राचीन नाम कोई बता सकता है? नासिक का प्राचीन नाम था गोवर्धन। इवन नहपान के अभिलेख कार्ले और जुन्नार से भी मिले। यहाँ 2 गुफाएं हैं वहां से। पेरिप्लस में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि सातकड़ी के शासनकाल में नेपाल ने कल्याण के बंदरगाह को रोक दिया था कि यहां से बिना हमारे परमिशन के कोई भी जहाज गुजरेगा नहीं, और यहां जहाजों को पकड़ करके बलपूर्वक ले जाया जाता था भड़ौच। क्योंकि 150 ईस्वी में हम देखते हैं कि टॉलमी सारे बंदरगाहों का जिक्र तो करता है लेकिन कल्याण बंदरगाह का जिक्र नहीं करता क्योंकि कल्याण उस समय बंद था। पेरिप्लस में नहपान का नाम मिलता है मिम्बर्स, और इसकी राजधानी का नाम मिलता है मंदसौर। तो यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? गुड। अब एक आध प्रश्न भी ले लेते हैं। सातवाहनों ने 230 ईसा पूर्व के बाद शासन किया है। भारत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। मालव, भोज, पटनी, कृतिक, आंध्र, परिंद्र, द्रविड़ प्रजातियों के समन्वय से इस साम्राज्य का निर्माण हुआ। इस राज्य का क्षेत्रफल मौर्यों से बड़ा था।
अब आते हैं इस वंश के सबसे महान शासक के तरफ, जो कि इस वंश का 23वां शासक था। गौतमी पुत्र शातकर्णी। इसकी माता का नाम है गौतमी बलश्री, पिता का नाम है शिव शक्ति, और इसका नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी। क्योंकि गौतमी पुत्र शातकर्णी के 3 अभिलेख मिलते हैं, क्योंकि इसकी माता का पूरा नाम था गौतमी बलश्री। दो अभिलेख मिले हैं नासिक से, एक उसके शासनकाल के 18वें वर्ष और दूसरा उसके शासनकाल के 24वें वर्ष, और दूसरा अभिलेख मिला है कार्ले से, ये भी इसके शासनकाल के 18वें वर्ष का है। लेकिन नासिक प्रशस्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी मम्मी गौतमी बलश्री ने इसको उत्कीर्ण कराया था, और जब उत्कीर्ण कराया था तो इसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी गद्दी पर था। इसके शासनकाल के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया। हालात ये थे कि शहराज शको ने शातवाहनों के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, और गौतमी पुत्र शातकर्णी ने बीड़ा उठाया था कि उन प्रदेशों को स्वतंत्र कराएंगे। 16 साल इसने तैयारी की, और 17वें साल इसने नहपान पर आक्रमण किया, और नहपान के दामाद उशावदात को मार डाला। नासिक के पास गोवर्धन के इलाके में ये लड़ा गया था, और वेड़ाकटक में, जो गोवर्धन के पास ही है, गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अपना शिविर लगाया था। तो शातकर्णी द्वारा नहपान के इस पराजय का उल्लेख मिलता है आवश्यक सूत्र, जो कि किस धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का। नासिक में ये घटना लिखी हुई है, और नासिक में जो 18वें वर्ष का इसका अभिलेख है उसमें ये लिखा हुआ है कि नासिक बौद्ध संघ को इन्होंने अजकालकी नाम का गांव दान में दे दिया। अजकालकी। इसके बाद इसने शुरू कर दिया कहना स्वयं को वेड़ाकटक का स्वामी। यानी नासिक को जीत लिया। कार्ले अभिलेख से एक और दूसरी सूचना मिलती है कि इसने भिक्षु संघ को एक और गांव दान में दे दिया। उस गांव का नाम था करजक। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है। सर, मैं आपसे लगातार 2 प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, 3 कर लीजिए। सर, अभी तो 2 ही प्रश्न है। 4 मत कीजिएगा। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि सर, जैसा कि अभी आपने बताया था कुछ देर पहले कि जो शातकर्णी को सर पेरिप्लस ऑफ द एथेंस नाम की पुस्तक में सर कहा गया है एल्डर सारानुगस। और सर, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में सर जो इतिहासकार यूनान के भारत में आए थे, क्या सर उसके कार्यक्रम में जिन इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में कुछ ना कुछ सर वर्णन किया है अपनी पुस्तकों के अंदर, तो सर वो भी सर चंद्रगुप्त का नाम सर यूनानी भाषा में लिखते हैं। जैसे कि सर प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स कहा है,
और सर चंद्रगुप्त के सेंटोकोर्स और एपियानस ऐसे भी सर यूनानी नाम मिलते हैं अलग अलग ग्रंथों के अंदर। सर इस संदर्भ में प्रश्न ये है कि सर जो ये यूनानी इतिहासकार थे उन्होंने सर भारत के इन शासकों का सर नाम उनका मूल नाम उनकी पुस्तकों में ना रख करके सर ये अपने अपनी तरह से अलग अलग नाम रखे, तो सर इसका कारण ये था क्या कि सर वो अपने भाषा के अंदर से इन शासकों का नाम सही तरह से उच्चारण नहीं कर पाते थे, या सर उनका सर इस तरह से इन शासकों का अपनी भाषा में नाम लिखना कहीं सर ये दर्शाता है क्या कि इतिहास के अंदर से भविष्य के अंदर उन्हें सर एक अलग रूप में देखा जाए, क्योंकि सर सामान्यतः इतिहास में नाम दर्ज कराने की सर जो एक मंशा होती है, क्योंकि सर चंद्रगुप्त मौर्य का सर जो ओरिजिनल नाम है अगर सर वो लिखते वैसा का वैसा हो सकता है सर इतिहास के अंदर उसको उनको उस तरह से ना देखा जाता जिस तरह से उन्होंने अलग तरह से नाम लिखा सर चंद्रगुप्त मौर्य का अपनी किताबों में, या सर जो सर यूनान की जो जनता थी उनका सर जो वो इतिहास पढ़ते हैं तो सर उनको ये इतिहास सर आसानी से समझ में आए उनके नाम के साथ, इसलिए सर उन्होंने अपना उनका नाम सर अपने तरह से रखा। सर दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सर जो सर इतिहास के अंदर सर दो अलग अलग शासकों को सर तुलना करने की सर जो परंपरा है परिपाटी, जैसे कि सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और सर जो लेनपुल महोदय हैं वो सर अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहते हैं, और सर महादेव गोविंद रानडे को सर महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सर अगर एक पक्ष देखा जाए कि सर जैसे नेपोलियन और समुद्रगुप्त है, तो सर नेपोलियन और समुद्रगुप्त की तुलना करने का एक सर मतलब सर कारण ये रहता है कि सर वो नेपोलियन भी कहीं कहीं सर समुद्रगुप्त की तरह अपने जीवन काल में लगभग अविजित था, जब जब तक कि सर उसने अपने जीवन का अंतिम युद्ध नहीं लड़ा था। अगर सर दूसरे पक्ष के संदर्भ में सर विचार किया जाए तो सर जो ये परिपाटी आई है सर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने की, कहीं कहीं सर ये दिशा दिखाने का काम इन यूनानी इतिहासकारों ने किया है क्या सर, क्योंकि सर इन्होंने भी कहीं ना कहीं इन शासकों के नाम सर बदले थे अपनी भाषा में, इस बारे में बताएं सर प्लीज। थैंक यू सर। ठीक है जी, पहली तो बात यह है कि ये यूनानी नाम काहे बदल देते हैं, इससे सबसे बड़ी दिक्कत होती है लर्नर्स को, कहाँ कहाँ याद करो, तो एक बार भी नहीं सोचे सब, इसकी मैं निंदा करता हूं। पहली तो बात यह है कि घटनाओं को रिकॉर्ड रखना, नाम को रिकॉर्ड रखना और इतिहास लिखना, ये भारतीय शैली नहीं है, ये यूनानी शैली नहीं, ये यूनानी या पश्चिमी शैली कह लो, रोम की, यूनान की, भारत की नहीं। भारतीय लोगों ने नाम का रिकॉर्ड रखा ही नहीं, भारतीय लोगों ने इतिहास लिखा ही नहीं। भारतीयों के इतिहास को हम लिखते हैं उनके अभिलेखों को पढ़ पढ़ के, और अभिलेख में जो उनका नाम लिखा है उनका ओरिजिनल तो बहुत कम लिखा है, उनके बारे में उपाधियां बहुत लिखी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनानी ही या रोमन ही नाम बदलते हैं, जैसे एक नाम है फेनसांग का, फेनसांग का नाम फेनसांग नहीं था, फेनसांग का नाम कुछ और है, और 3-4 नाम इतिहास में मिलते हैं, लेकिन भारतीयों ने इसको फेनसांग कर दिया है। नाम भारतीय भी बदलते थे, मिनांडर का नाम भारतीयों ने कर दिया मिलिंद, एरिस्टोटल का नाम कर दिया अरस्तु, हॉस्पिटल का नाम कर दिया अस्पताल, स्टेशन का नाम कर दिया टीशन, सोक्रेटिस का नाम कर दिया सुकरात, मिनांडर का नाम कर दिया मिलिंद। ये नाम काहे बदल देते हैं? नाम नहीं बदलते, हर भाषा की अपनी एक शैली होती है, उस भाषा में उस शब्द का उच्चारण उस रूप से किया जाता है। जब उस भाषा में पर्टिकुलर नाउन को हम उच्चारित करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका उच्चारण चेंज हो जाता है। जैसे सिंधु को ईरानी कहते थे, हिंदू जानबूझ के नहीं कहते थे, वहां एस के लिए एच वर्ड आता है, उच्चारण बदल जाता है, कि उच्चारण बहुत कुछ एक भाषा की लिमिटेशन के अंतर्गत होता है। और इसे विदेशी नहीं करते, भारतीय भी करते हैं। भारतीयों ने तो भयानक भयानक नाम बदल दिए। रेलवे स्टेशन कर दिया द्रुतपथ लौह गामिनी भकभक अड्डा, क्रिकेट का नाम बदल दिया लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। उपाधियों में गहरे संदेश ये है कि हमको पैसा दो, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, लोगों को कन्विंस करने के लिए, और कोई संदेश नहीं। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि जो तुलना, ये पहले भी पूछ चुके हो प्रश्न, तुलना जो की जाती है, भारतीयों ने कभी तुलना नहीं की। भारतीयों ने तुलना इंसानों से तो की ही नहीं है। भारतीयों की जब भी तुलना आप देखोगे तो देवताओं से कहती है, सूर्यपुत्र कर्ण, पवन पुत्र हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भारतीयों में बड़ी गहरी समझ है चीजों की। ये जो यूरोपीय है, इनको कोई आदर्श मिलता नहीं था,
तो उनके समाज में जो लोग आगे बढ़ गए थे उनसे इन्होंने तुलना करा, धर्मराज युधिष्ठिर इंसानों से तुलना करा दी। और इसमें एक मानसिकता ये भी थी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे थे। समझ गए जी? तो ये जो कर्जक नाम मैंने आपको बताया है, कर्जक कौन था? कर्जक क्या है? गांव का नाम। इसी कर्जक गांव को कभी उषावदात ने भी बौद्ध भिक्षु संघ को दान में दिया था, जब ये कर्जक उषावदात के अंडर में था। नेपाल के समय उषावदात नासिक और पूना का गवर्नर था। इस तरह से कर्जक गांव दो बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया। यहीं पे है जोगलथंबी। जोगलथंबी में मिला है मुद्रा भांड। इस मुद्रा भांड से भी पता चलता है कि नेपाल को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। जोगलथंबी मुद्रा भांड बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि अकेले नेपाल के ही यहां से 13,250 सिक्के मिले। एक कितना बड़ा मृद भांड रहा होगा वो। तो ये जब सिक्के मिले हैं तो इसमें से 9270 सिक्के यानी लगभग 2/3 सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनर्मुद्रित कराए थे अपने नाम से। तो एक पहलू पर सातकर्णी के निशान है, दूसरे पहलू पर नेपाल के अनुसार यूनानी भाषा में। तो सिक्कों को इस तरह से डुअल फेसेड इसलिए ये बनवाते थे कि इससे सत्ता हस्तांतरण की सूचना आम जनता को मिल जाती थी स्वतः ही। इसलिए पूरी तरह से उनके निशान को मिटाते नहीं थे। जुन्नार क्षेत्र में कुछ सिक्के मिले हैं जिनके पृष्ठभाग में सातवाहनों ने उज्जैन महाकाल को अंकित करवाया है। और वज्र को भी अंकित करवाया। दक्कन से भी गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के मिलते हैं। नासिक अभिलेख मात्र गौतमीपुत्र सातकर्णी का नहीं है। नासिक अभिलेख वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का भी है, इसके भी अभिलेख इसमें अंकित है। और ये लिखा गया है कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी शातवाहन कुल के यश को पुनः प्रतिस्थापित करने वाला था। बहुत सारा विरुद्ध है इसके पक्ष में। खतीवप मान मदनश, क्षत्रियों के मान का मर्दन करने वाला। शक यवन पहलव निषूदनस, शक यवन पहलवों का नाश करने वाला। खकरात वश निरेव शेष करस, क्षरात वंश का निर्मूलन करने वाला। सर्व राजलोक मंडल प्रतिगृहित शासनस्य, सभी राज्य पर, समस्त राज्य पर शासन करने वाला। कर्जक गांव को दान दिया गया था उषावदात के द्वारा, लेकिन जब इसको पुनः जीत लिया गया गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो जीत लिया गया तो इसके जो पूर्व अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए ना, पहला ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। तो मैं वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की बात कर रहा हूं। तो नासिक अभिलेख में वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने सातकर्णी कहा है त्रिसमुद्रतोय विजय पताक, जिसके युद्ध के घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया हो, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर।
नासिक प्रशस्ति में इसकी तुलना भगवान राम से की गई है। कृष्ण, अर्जुन, भीम, धनुष, जन्मेजय, सागर, ये याद थी इतने लोगों से। गौतमीपुत्र सातकर्णी की एक बड़ी विशेष उपाधि थी, वर वरुण विक्रम नारु विक्रम। इसका मतलब हुआ वह व्यक्ति जिसकी चाल मदमस्त हाथी की तरह हो। तो पूरे दक्षिणापथ पर इसने अधिकार कर लिया। और जब क्षयरात वंश का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया, तब इन्होंने वेणकटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की। प्रजावत्सल सम्राट था। पुलवामी के समय की जो नासिक प्रशस्ति है उसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है आगम न निलय। इसका मतलब होता है वेदों का आश्रयदाता। नासिक अभिलेख में ही इसको कहा गया है अद्वितीय ब्राह्मण। चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक। इसने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था की रक्षा की। और इसकी माता गौतमी बलसरी की उपाधि थी राजर्षि वधु। राजर्षि वधु। अंतिम समय में इसने अपनी मां के साथ ही शासन किया था। इसको द्विज भी कहा गया है। चौबीस साल तक इसने शासन किया। ये किसके शासनकाल की बात हो रही है? जीपीएस के। फिर आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलिमावी। पुराणों में इनको कहा गया है पुलोमा। टालमी कहता है पुलोमाए। तो नासिक से इसके 4 अभिलेख मिले हैं बैक टू बैक। अभिलेख क्रमांक 2, 6, 19 और 22वें राजवर्ष का। कार्ले से इसके भी 2 अभिलेख मिले हैं, एक 7वां वर्ष का, दूसरा 24वें वर्ष का। नालाघाट से इसको 13वें वर्ष के अभिलेख मिले। अब क्षयरात वंश का पतन हुआ है तो कामर्दक वंश की शक्ति बढ़ रही थी। और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का समकालीन कामंदक राजा था जस्टन और रुद्रदामन। हरिओम हरिओम। किस अभिलेख में जस्टन रुद्रदामन दोनों को संयुक्त शासक बताया गया है? अंधों के अभिलेख में, जो मिली है कक्ष क्षेत्र से 130 ईस्वी में। हरिओम। टॉलमी ने इसको कहा है चस्टन टियास्टेनस।
टॉलमी इसको उज्जैनी का शासन बताता है। पुलमावी को पुलाव समझ के इससे छीना था इन राज्यों को। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। गिरनार अभिलेख में लिखा है कि इसने सातकर्णी को 2 बार पराजित किया, 2 बार। लेकिन पुलवामी इसका रिलेटिव था, इसलिए छोड़ भी दिया। लेकिन रिलेटिव कैसे था? तो इसका प्रमाण मिलता है कंधेरी की गुफाओं में, वहां पे एक अभिलेख मिला है। उससे पता चलता है कि ये पुलाव जो था वो रुद्रदामन का दामाद था, रुद्रदामन की बेटी से शादी करवा रहा था, जमाता। पुलवामी एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका उल्लेख हुआ है अमरावती में, अमरावती लेख में। क्यों? क्योंकि अमरावती स्तूप के चारों तरफ इसने एक वेष्टनी का निर्माण कराया था। वेष्टनी का मतलब क्या होता है जानते हो ना? नहीं? तुम लोगों के मन में सिर्फ गौतमी पुत्र सातकर्णी की इज्जत रह गई है, पुलवामी को क्रेडिट देना ही नहीं चाहते। अब इसका नाम पुलाव जैसे है तो कोई क्या कर सकता है? रेलिंग। इस तरह से पुलवामी के अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे पुराने अभिलेख, क्योंकि नासिक अभिलेख में इसको कहा गया है दक्षिणापथेश्वर। कितनी बार पथ पथ करोगे? दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथ पथेश्वर नहीं। कोरोमंडल कृष्णा नदी के मुहाने के सागर तट से इसकी बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई। ये मुद्राएं पता नहीं किसको प्राप्त होती, हमें प्राप्त हो जाती तो कुछ हो जाता नाम। और 2 पतवार वाले जहाजों का चित्रण हुआ है उन मुद्राओं पे। तो इससे पता चलता है कि इनकी नेवी भी बड़ी स्ट्रांग थी। इसने एक शहर भी बसाया था, कोई बताएगा इसके शहर का नाम? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के शहर का नाम? अरे वाह, रॉन डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, इसीलिए तो कहा था आदरणीय अमिताभ बच्चन ने बहुत पहले। आज सिद्ध हो गया। वेरी गुड पूजा। चवन्नी अनीता को भी दे दो, वो भी क्या याद रखेगी। खर्च मत करना उसको, क्योंकि वो कहीं चलेगा ही नहीं। पहले तो चूरन आता था तो वो भी नहीं आता, चूहे मारने की दवा भी आती थी। हाँ, सीमा जी के साथ ट्रेजिडी हो गई, मुझे पता है। नवनगर इन्होंने बसाया। इसके बाद अगले हमारे कैंडिडेट हैं इलेक्शन के यज्ञश्री सातकर्णी। इनके बारे में बिल्कुल नहीं बताने, क्योंकि बताते बताते मेरी बैटरी हो गई है डाउन। अब यज्ञ करेंगे कल। उसके पहले आप ये बताइए, सातवाहन ब्राह्मण थे, नासिक अभिलेख में ऐसा लिखा है।
Which chapter is not finished? Who told you that Kushan and Pehlo is finished? Kushan and Pehlo is remaining, and there are different classes scheduled for both the topics. So why you are worried about? Don't worry, be happy. And this is your final leaderboard. Jayanti 1, Guria 2nd, Sani 3rd, Pooja Ranjani, Sapna Priya, Jyoti, Fulchand, Vidushi. Both the chapters will be covered in DCS, Doc Learning Session. कल सुबह स्पेशल क्लास है 7:30 बजे, ज्वाइन इट एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग. तब तक सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय.